आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर और आपकी प्लानिंग मौजूदा माहौल में किस तरह की होनी चाहिए। क्या आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ज़्यादा होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा होना चाहिए या रियल एस्टेट में ज़्यादा होना चाहिए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर, टैक्स गुरु, फाइनेंस गुरु हमारे साथ शरद कोहली सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास करने वाले हैं और उस क्लास के गुरु आप हैं। तो बताइए सर, अभी अगले 5 से 10 साल जिनका नज़रिया है, उनका एक्सपोजर किस एसेट क्लास में ज़्यादा होना चाहिए? इक्विटी साइड में ज़्यादा रहें, रियल एस्टेट में ज़्यादा एक्सपोजर रखें या कमोडिटी स्पेस में ज़्यादा रखें? नमस्कार विश्व मोहन, आपको और बिजनेस 24 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, पहली बात तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें पहले हमें जाननी होती है। पहले तो निवेशक की एज क्या है, फिर निवेशक का लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव कितना है। कम से कम 3 चीजें तो जाननी होती हैं कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आप शादी ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए करना चाहते हैं ये। और तीसरा और बहुत ही अहम चीज जो हम जानना चाहते हैं विश्वमोहन, वो होता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट, यानी कि जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, आप कितने एडवेंचरस हैं। ये कुछ हद तक एज पर भी निर्भर करता है, पर बहुत बहुत सी बार हमने देखा है कि ज्यादा एज का व्यक्ति भी रिस्क लेना चाहता है। बहुत सी बार हमने देखा है कि बहुत बहुत यंग व्यक्ति भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसलिए ये हम पूछते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर हम आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर से एक साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो हम पूछ नहीं सकते। तो मैं एक जनरल ओवरव्यू उसको आपको दे देता हूँ। मुझे लग रहा है 5 से 10 साल का नजरिया और वेल्थ क्रिएट करने की इंटेंशन है, यानी कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पैसे पे अच्छा रिटर्न, 12, 15, 20% रिटर्न आए। कभी भी सारा का सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। और अब जब ऐसा माहौल है, युद्ध का माहौल है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है, डेवलप्ड वर्ल्ड रिसेशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मल्टी एसेट एलोकेशन एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है। और जब मैं मल्टी एसेट एलोकेशन कहता हूं तो मैं कम से कम 5 से 6 एसेट क्लासेस का जिक्र करता हूं। मैं पहले जिक्र करता हूं स्टॉक मार्केट्स का, फिर जिक्र करता हूं म्यूचुअल फंड्स का, फिर मैं करीब 20% पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर में भी बनता है। उसके बाद मैं कुछ बैंक की एफडीज में भी आपको रिकमेंड करता हूं, कुछ मैं रियल एस्टेट में। और इसके अलावा छठा आइटम में यहाँ पर कुछ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब आपको पता होगा उसमें रिटेल निवेशक भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये 5-6 एसेट क्लासेस में मुझे लगता है पैसा फैला के लगाना चाहिए। अब ये निर्भर करेगा, जैसा मैंने कहा, इन 3-4 चीजों पे। आपकी एज कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितना है, और आपका लक्ष्य क्या है। इन 3 चीजों का अगर जब जवाब मिल जाता है निवेशक से, तो हम फिर इसमें, अगर कुछ नहीं मुझे पता है तो मैं इक्वल 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 सब में कर दूंगा। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। और आपके पास अगर समय ज़्यादा है और तो इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है अगर लंबा वक्त है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ है। और जिस तरह के डाइवर्सिफाइड, जिस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी मार्केट में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और कम ही प्रोडक्ट्स, कम ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। सर, मैं एक एक करके इस तीनों ही एसेट क्लास के बारे में आपसे जानना ये चाह रहा था। सबसे पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। किसी को अगर प्लॉट लेना हो, फ्लैट लेना हो या रिट्स के जरिए जाए, अगर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो ज़्यादा बेहतर क्या है? देखिए, अगर आपके पास निवेश का अमाउंट बहुत छोटा है, यानी कि हम 50,000, 1 लाख ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको, अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटी में हैं, टीयर 1 सिटी में तो छोड़ दीजिए, वहां पर भी आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में रीट और इन्वेट, जो 2 रियल एस्टेट के नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जिसको एक तरह से हम रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बोल देते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। बहुत छोटे पैसे से भी आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं और अच्छा, आपको हमने देखा है 7-8% उसमें रिटर्न आ रहा है पिछले कुछ सालों में। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। प्लस उसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलने की उम्मीद होती है कल को, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करके, जैसे एक रीट है, एम्बेसी पार्क आपने सुना होगा, पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके लोगों का रियल एस्टेट की एसेट्स खरीदते हैं, रेंट, बकायदा रेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है, और कल को अगर प्रॉफिट पे बेचते हैं वो कैपिटल गेन भी देते हैं। तो मुझे लग रहा है रीट और इन्वेट के थ्रू आप रियल एस्टेट में आ सकते हैं। बाकी जो रियल एस्टेट है, ध्यान देने वाली बात है ये विश्वमोहन, कि इस समय मुझे लगता है सिर्फ लैंड, वो भी लैंड उस तरफ जहां पर प्रॉपर्टी चल रही है,
प्रॉपर्टी शहर चल रहा है। आपने देखा होगा शहर भी चलता है, कई दफे आप शहर के किसी हिस्से में जाते हैं, आप बोलते हैं वहां पर पहले कुछ नहीं था, मॉल बन गया, यहाँ पर हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया, कॉलोनी बन गई, वगैरह वगैरह। तो शहर जिस तरफ वॉक कर रहा है, जिस तरफ शहर फैल रहा है, वहां पर एक लैंड का पीस अगर आप लेकर डाल देते हैं और कल को अगले 2-3 साल में एकदम से वहां प्लान जाए, यानी कि उस जगह को अर्बनाइजेशन हो जाती है, तो आपको वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। लोगों ने 10-10 गुना तक रिटर्न लिया है और चंद 4-5 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न आपको, बम्पर रिटर्न एकदम से दे सकता है। उसके अलावा जो बिल्ट अप रियल एस्टेट है विश्व, मुझे लग रहा है उसकी कीमतों में अब थोड़ा ठहराव आ रहा है। बिल्डरों का ये कहना है कि जितनी आसानी से हमारे प्रोजेक्ट्स पहले बिक रहे थे, अब नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि निवेशक जो है वो नदारत है। निवेशक इस समय रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट एक रियल एस्टेट मार्केट की एक साइकिल होती है। तो मुझे लग रहा है अब ये उस साइकिल में पहुंच रहा है जहां पर प्लेटो हो चुका है, तो अब इससे ये नीचे जाएगा। रियल एस्टेट की मार्केट एकदम नहीं गिरती है, पहले प्लेटो होती है, फिर उसके बाद नीचे जाती है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। हाँ, एक कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बल्कि नहीं आएगी। एक तो बिल्कुल अल्ट्रा रिच कैटेगरी है, आपने सुना होगा दिल्ली के पास गुड़गांव है, वहां पर 150-200 करोड़ के भी अपार्टमेंट्स हैं, 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेता प्रोजेक्ट का, अनलेस कि बिजनेस 24 को पैसे ना दें विज्ञापन के, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको फ्री का एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहता हूँ। तो वो जो सेगमेंट है उसमें तेजी बनी रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति 100 करोड़ का ले रहा है वो 110-120 का भी ले लेगा। दूसरी कैटेगरी जहां तेजी रहती है, जहां पर अभी भी अच्छा, वो है बिल्कुल जो सबसे नीचे की कैटेगरी है, जिसमें स्टूडियो आते हैं, 1 BHK है, बिल्कुल जो छोटी आप लगाइए, जो सबसे सस्ता जो कैटेगरी होता है। क्योंकि वहां पर भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए, ये देखते हुए कि हमारी जो नियो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों की पहुंच में आ रहा है, तो वहां पर उसकी डिमांड बढ़ी रहती है। बाकी जो ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट है वो इससे ऊपर और उससे नीचे की है। वो मेजॉरिटी प्रॉपर्टी, करीब 75 से 80% मार्केट वो है। उस मार्केट में मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा है। जो मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा में जो डेवलपर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब हमें माल बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एंड यूजर्स तो ले रहे हैं विश्व मोहन, पर पहले बहुत बड़ी मात्रा में इनके प्रोजेक्ट बिक जाया करते थे इन्वेस्टर्स के सहारे। खाली एक चेक बुकिंग के लिए दे देते थे, उसके बाद उसको उसको बेच देते थे आगे जितनी। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रियल एस्टेट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है रियल एस्टेट अब प्लेटो कर जाएगा, पहले रियल एस्टेट की प्राइस टिक जाएगी, उसके बाद फिर जब लोग डेस्परेशन में बेचेंगे तो थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है। तो इसलिए रियल एस्टेट में रीट इन्वेट का ध्यान रखें, और आप इन बातों का ध्यान रखें। जैसा पहले रिटर्न दिया है कोविड के बाद से रियल एस्टेट में, मुझे लग रहा है वो साइकिल पूरी हो चुकी है, और अब थोड़ी सी आपको उसमें ठहराव और फिर करेक्शन देखा जा सकता है। और युद्ध ने परिस्थितियों को और बिगाड़ दिया है, क्योंकि युद्ध की वजह से लोग अपने बड़े खर्चों को टाल रहे हैं आगे, कि भाई अभी बड़ा खर्चा रोक दो, पता नहीं युद्ध में क्या हो, महंगाई कितनी बढ़े, हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमें अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ जाए अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए, वगैरह वगैरह। तो इन कंसर्न्स की वजह से आई थिंक वॉर हैज आल्सो प्लेड अ रोल इन कूलिंग डाउन द रियल एस्टेट मार्केट। बिल्कुल, लोग ये सहम भी जाते हैं, उनको लगता है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, वो यहाँ पे समझबूझ कर ही करना चाहते हैं। लेकिन आपने ये साफ कर दिया कि आप जगह भी देखिए, अगर प्लॉट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रीट्स और इन्वेट के अलावा, तो आप उस जगह का ग्रोथ देखिए। अगर वो शहर आगे चल के डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्पेस में दिख रहा है, वो शहर चल रहा है जैसा शहर सर कह रहे हैं, उस तरह को अगर आप भांप जाएँ तो समय से पहले एंट्री करते हैं, तो उस समय ऐसे दौर में प्लॉट्स वगैरह में भी पैसे बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूरे ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर यही है कि कुछ स्लो डाउन भी दिख रही है, हो सकता है कि कुछ करेक्शन भी दिखे। सर, अब गोल्ड की बात करते हैं, फिर हम आखिर में इक्विटी पे भी एक सवाल ले लेंगे। गोल्ड में ETF और EGR एक नया प्रोडक्ट है, एक्सचेंज पे आ गया है, जहाँ पे आपके पास फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्जन का भी वक्त है, और लाइफ लॉन्ग आप वहाँ पर वॉल्ट में भी छोड़ सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट हालांकि आपकी रहेगी जब एक्सचेंज पे आप छोड़ेंगे। हालांकि इन प्रोडक्ट के लिए आपके पास डीमैट चाहिए, ETF के लिए भी और ये भी, या फिर फिजिकल गोल्ड। अगर गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, या आप जैसा कह रहे हैं कि मल्टी एसेट में करना है, तो गोल्ड भी एक एसेट है, तो किस तरीके से जाए? ETF के जरिए जाए, EGR के जरिए जाए, या फिजिकल गोल्ड ज्यादा बेहतर है? देखिए, जो EGR आया है वो बहुत ही कारगर है, क्योंकि EGR जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है। आपको 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम
वो आप ले सकते हैं, ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होता है, और उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्ट है वो गोल्ड रखता भी है अपने पास, आप कभी भी उसको जाके ले सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया, पर ये अभी हाल में आया, अभी सब ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स पे आया भी नहीं है, कुछ एक जगह दिख रहा है। पर ईटीएफ्स बहुत पॉपुलर हुए हैं, और ईटीएफ्स में लोगों ने एक नया तरीका लोगों को इन्वेस्ट करने का मिला। फिजिकल गोल्ड मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद आपके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है उसको रखने की, तो इसलिए फिजिकल गोल्ड एक लिमिट के बाद लेने में कठिनाई होती है। आप घर में रखते हैं, बैंक लॉकर्स भी उतने सेफ नहीं है, लॉकर टूटने की खबर आती रहती है। तो आई थिंक सबसे अच्छा जो निकल के आ रहा है वो ईजीआर, तो अभी बिल्कुल नया है, ईजीआर नंबर 1 पे कहूंगा। उसके बाद अब आजकल ईटीएफ्स है, और फिर उसके बाद फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड में मैं विश्वमोहन ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको ज्वेलरी फॉर्म में मत लें, उसको आप बार्स और कॉइन्स फॉर्म में लें। अगर ज्वेलरी फॉर्म में लेंगे तो मेकिंग चार्जेस और उसमें इम्प्योरिटी कट जाती है, बाद में आप पूरा उसका रिटर्न वसूल नहीं कर पाते, बहुत पैसे कट जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक द बेस्ट वे इज ईटीएफ्स। और अगर आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है तो फिर बार्स और कॉइन्स जो हॉलमार्क्ड होते हैं, एमएमटीसी के हैं और भी कंपनीज के हैं जो बिल्कुल भारत सरकार द्वारा या बिल्कुल प्रमाणित हैं, उनको लें। क्योंकि जब से ड्यूटी बढ़ी है तो गोल्ड सिल्वर में स्मगलिंग बढ़ सकती है। स्मगलिंग बढ़ने से यहाँ पर स्पूरियस गोल्ड जिसको हम कहते हैं, यानी कि नकली गोल्ड या मिलावट वाला गोल्ड, आप फंस सकते हैं उसमें। हाँ सर, मैं इक्विटी कैटेगरी के बारे में अब आपसे जानना चाह रहा था। इक्विटी में मैं ये सवाल पूछ रहा था, अगर किसी को इंडेक्स फंड चुनना चाहिए या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप जैसे फंड जो ट्रेडिशनल फंड्स होते हैं उसके साथ जाना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंडेक्स फंड के साथ सुविधा ये है कि इंडेक्स तो रहेगा ही, जो निफ्टी के कंपोजिशन वाले स्टॉक्स हैं वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर भी एक बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि आप खाली इंडेक्स में रहेंगे तो आप इंडेक्स के उतार चढ़ाव आपको प्रभावित करेगा। जैसे आजकल आज तो खैर मार्केट ठीक है, पर आपको नॉर्मली जब मार्केट दबाव में होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट दबाव में रहेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक बैलेंस, कुछ इंडेक्स फंड्स हो, और अगर कम रिस्क आपकी एपेटाइट है तो लार्ज कैप पे ज्यादा रखिए। उसके बाद थोड़ा मिड कैप, हम 50-30-20 बताते हैं, 50% कैप में, 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं, परंतु रिस्क भी उतना ही रहता है। तो इसलिए इसलिए आई थिंक वहां पर भी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। पर चॉइस ऑफ स्टॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हैं, इंडेक्स फंड्स की जगह नहीं कर रहे हैं, तो आप जो स्टॉक को जब चूज करते हैं तो उसमें फंडामेंटल्स को देखना, प्रमोटर कौन है, ऑर्डर बुक कैसी है, कोई कानून तो अगेंस्ट नहीं जा रहा, बॉटम लाइंस कैसी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब स्टॉक्स आप चूज करें तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में चूज करा जाए तो बेहतर रहता है, बजाय अपनी मर्जी से आप, या किसी किसी ने कह दिया, कहीं से टिप मिल गई। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास वो 5 से 10 साल रहेगा। सोचिए अगर आपने गलत ले लिया तो पैसे वहीं के वहीं खड़े रहेंगे या फिर उल्टा कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। एक बार स्टॉक वो फिर कभी उठा ही नहीं, एक बार उठा, आपने पीक पे गया और आपने पीक पे ले लिया और दोबारा कभी उठा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही जरूरी बात है इसमें करने की, और वहां पर भी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। कुछ एफएमसीजी में हो, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में हो, कुछ आप डिफेंस चूज कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेस्ड ऑटोमोबाइल चूज कर सकते हैं, कुछ आप आईटी जो अपने आप को एआई में जिन्होंने अपग्रेड कर लिया है वो आईटी कंपनी से, उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बनाया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से पोर्टफोलियो की प्लानिंग। सर आखिरी सवाल, अब जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल यही है, किसी को एलोकेशन करना, जैसे आपने कहा कि आप अपने सारे को एक ही बास्केट में ना रखें, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो एलोकेशन कितना कितना होना चाहिए? अंडर 30 वाले हमारे जेनजी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैसे एलोकेशन की सलाह देंगे आप? देखिए, वैसे तो आम निवेशक के लिए मैं बराबर बराबर बोलता हूँ इन 5-6 एसेट क्लासेस में, 20-20-20-20 या 17-18 17-18 हर एक में। परंतु अगर आप बहुत यंग हैं तो आपके पास समय भी ज्यादा है और आप एडवेंचरस भी हैं, आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, तो मैं सलाह दूंगा कि उसको इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। और थोड़ा सा आप गोल्ड सिल्वर में एक्सपोजर 20% बढ़ाया है तो आप 25-30 कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। बाकी का तो 60% 70% यहाँ करके, बाकी का जो 20-25 25-30 40% है, 25% है या 30%, जितना आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप फिक्स डिपॉजिट्स हो गए या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई या आरबीआई की, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको फिक्स, इसलिए मल्टी एसेट एलोकेशन बताया जाता है कि मान लीजिए कोई एक पिलर कोलैप्स भी कर जाता है
तो आपके बाकी के पिलर्स खड़े रहेंगे वहां पर, आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, निवेश की जो बिल्डिंग है वो गिरेगी नहीं। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डाइवर्सिफाई, और थोड़ा सा भले ही रिटर्न इससे कम हो जाता है, हो सकता है आपने सारा इक्विटी में किया हो जाता तो आपको रिटर्न शायद 25-30% तक आ सकता था। यहाँ पर आपको रिटर्न 15-20% के बीच में आ रहा है, हो सकता है आपका रिटर्न कम हो जाए, पर मुझे लगता है कि पैसे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत यंग जनरेशन है तो वो चांस ले सकती है। ओके, तो चलिए इस तरह की, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशंस पे फोकस ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, ध्यान रखिए अपना सर। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी नोट पे शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।